अस्सलाम वालेकुम। ज़ेरे बहस के साथ मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाजरीन, पनामा केस का फैसला रिजर्व कर लिया गया है अदालत की तरफ से। हुकूमत को टोटल पहले 134 दिन मिले, उसके बाद फिर JIT के अंदर 60 दिन, उसके बाद फिर 5 दिन मजीद समात हुई। पूरा वक्त दिया गया हुकूमती या नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों के वकला को भी कि वो तमाम दलाइल पेश कर सके, और दूसरी ऑपोजिट साइड को भी कि वो तमाम दलाइल पेश कर सके, तमाम चीज़ें सामने लेकर आ सके, प्रूफ को अदालत के सामने ला सके। बार बार मौका दिया गया कि किसी तरीके से अगर कोई अभी भी चीज़ रहती है तो उसको सामने ले आया जाए। ऐसे में वो कुछ प्रूफ्स की बात की गई, कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात की गई, फिर उन डॉक्यूमेंट्स पे सवालात उठने लग गए कि आखिर ये डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए अदालत के अंदर वो सही थे भी या नहीं। छोटी छोटी गलतियां जो कि पकड़ी गई या जो कि नोट होती रही, नोटरी के स्पेलिंग्स हो गए, प्रिंस के कतरी प्रिंस के नाम के स्पेलिंग्स हो गए, उसके अलावा लेटर के अंदर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स पाई गई। उसकी वजह से ऐसा लगा कि जैसे हुकूमत या नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चे जो दस्तावेजात पेश कर रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ऐसे में अदालत से झूठ बोलने यानी परजरी की सजा आमतौर पर 2 से 7 साल तक होती है, और पार्लियामान और अवाम से झूठ बोलने की सजा डिस्क्वालिफिकेशन होती है। अब अदालत का फैसला महफूज कर लिया गया। कहा यह जा रहा है कि चंद दिनों में या कुछ ही आने वाले हफ्तों के अंदर ये तमाम का तमाम फैसला सामने आ जाएगा, और फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान की अवाम के नसीब में क्या लिखा है। यानी हुक्मरान जमात के मेजर प्लेयर्स या सरबरा नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चे, जो कि आने वाले वक्तों के अंदर खुद सियासत के अंदर मरियम नवाज साहिबा आना चाहेंगी, या उनको एक तरह से कहा जा रहा था कि JIT के अंदर जब समात हुई तो उनको लॉन्च कर दिया गया। आखिर उनका फ्यूचर क्या है, और उनके फ्यूचर के साथ करप्शन का फ्यूचर क्या है इस मुल्क के अंदर, डेफिनेटली करप्शन के फ्यूचर के साथ पाकिस्तानी अवाम का क्या फ्यूचर होगा। इसके साथ साथ FZE के अकामा वाले मसले के ऊपर भी सवाया गया अदालत के अंदर। तमाम चीज़ें रैपअप होती हुई नजर आई। आने वाले वक्तों में हो क्या रहा है इस हवाले से बात करेंगे, बाकी टॉपिक्स भी ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले पनामा केस के हवाले से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं तारुफ करवाऊंगी, मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब, फॉर्मर गवर्नर पंजाब भी रहे हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। खालिद साहब, ये पनामा केस, अब तो ये बात साफ आ गई कि जी क्या 62-63 पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। अब डेफिनेटली वो FZE वाली बात भी आ गई कि अकामा के लिए उनके बच्चों की जानिब से कहा गया कि जी अकामा के लिए किया गया, कोई पेमेंट नहीं ली गई। ऐसे में अगर उनकी बात सही साबित होती है तो फिर ये डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया अपने तमाम की तमाम चीज़ों के अंदर डिक्लेयर ना होना, क्या 62-63 के ऊपर पूरा उतरते हैं फिर नवाज शरीफ साहब। ऐसे में पनामा केस हुकूमत के बहुत सारे अरकान का उनके साथ ना होना, आपको लगता है हुकूमत अभी सही स्टैंडिंग पर है? एक तो मॉरल ग्राउंड्स हो गया, लेकिन पॉलिटिकली भी उनकी कोई ग्राउंड रह गई? देखिए, पनामा केस के ऊपर जो हुकूमत की हिकमत अमली रही वो यही थी कि JIT के ऊपर जो है एतराज़ात उठाए जाएं, कहा जाए कि उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन से तजावज़ किया है, खुफिया ताकतों की बात की जाए, कहा जाए कि नवाज शरीफ साहब अवामी वोट से मुंतखब होकर आए हैं, अवाम का हक़ है फ़ैसले करना, या ये कहा जाए कि तरक्की का अमल पाकिस्तान में वो रुक जाएगा। तो हुकूमत की कोशिश ये रही कि ये एक केस जो कि खालिस्तान एक कानूनी केस था, उसको उसके ऊपर कानूनी तौर पर ज़ोर देने के बजाय इस केस को एक सियासी केस बनाया जाए और अदालत के जहन पर एक तासुर कायम करने की कोशिश की जाए, या अवाम को अपने साथ मिलाकर एक बहुत बड़ा गली मोहल्ले में एहतजाज की कैफियत पैदा की जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शायद जब शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुना था जिसमें 2 फाजिल जजेस ने फ़ैसला दिया था कि वज़ीर आज़म सादिक और अमीन कहलाने के कायल नहीं हैं, उस वक़्त जो आपके सामने इत्तलाआत या आपके सामने एविडेंस थी उसकी निस्बत जब ये 3 रुकनी बेंच ने केस सुना है तो JIT ने तो 12 अपने बक्से पूरी दुनिया से उन्होंने एविडेंस इकट्ठी करके दी, जो कि मुसद्दका एविडेंस थी, दूसरे मुल्कों ने दी थी, उसकी तस्दीक शुदा थी। तो अब तो सबूतों का अंबार लगा था। मेरे ख़्याल में हुकूमत को बहुत पहले ये फ़ैसला करना चाहिए था कि ये केस कैसे लड़ना है। तो या तो शुरू से ही वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते, JIT पे एतराज़ात करते, तो मामले को तवालत देते, लेकिन जब एक दफ़ा केस खुल गया तो उसमें जो JIT की तरफ से इतलात थी उसमें बिल्कुल वाज़ेह साबित हो गया कि हुकूमती अरकान ने
जो है वो झूठ बोला, जाली दस्तावेज़ात पेश की और मामलात को डिटेल्स जो हैं वो हुकूमत के अदालत के सामने पेश नहीं की, तो मेरे ख्याल में इस वक्त कानूनी तौर पर हुकूमत बहुत कमज़ोर नज़र आती है। जो मनी ट्रेल थी, जो कागजात की तस्दीक थी, जो सच बोलने वाली बात थी, जो जायज़ तरीक़ों से दौलत कमाने वाली बात थी, हर मामले पर हुकूमत या यूँ कह लें कि हुक्मरान जो हैं वो बहुत कमज़ोर नज़र आते हैं। और ऐसे मौके पर मैं समझता हूँ जो आपने सवाल किया, हुकूमत कानूनी तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी बहुत कमज़ोर नज़र आती है। और मुझे यूँ लगता है आने वाला जो फ़ैसला होगा वो हुकूमत की साख को और बहुत तेज़ी से नीचे गिरा देगा। अच्छा खालिद साहब, ये तो डिपेंड करता था ना कि हुकूमत किस तरीके से अपना केस लड़ रही है। जाहिर है अगर मजबूत तरीके से करती, प्रॉपर एविडेंसेस देती, सही विटनेसेस लेकर आती, वो विटनेस तक तो उनके आए नहीं। कतरी शहजादे तो यहाँ आने से उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं जी कोर्ट्स के अंदर आता। जुरिस्डिक्शन ना मानने की बात हुई तो खत आता है, जाहिर है जुरिस्डिक्शन मानने की बात तो फिर आ जाती है। लेकिन गवर्नमेंट की इन इटसेल्फ कोर्ट्स के अंदर जरा स्ट्रैटेजी देख लीजिए। जेआईटी की जब रिपोर्ट सामने पेश की गई, और वो जेआईटी की रिपोर्ट में खुद पढ़ रही थी, उसके अंदर जितनी बातें थी उनको रिबट करने की बजाय, चैलेंज करने की बजाय जेआईटी के साख पे बात करना स्टार्ट कर दी। जेआईटी के जो लोग थे, जो मेंबर्स थे, उनका रवैया कैसा था, फिर वो वाजिद सियाह साहब के कज़न की बातें सामने आ गई। तो जेआईटी के अंदर जो मटेरियल चीज़ें थी या जो दस्तावेजात थे उनको आप चैलेंज करते, उनके चैलेंज करते हुए साथ ही उनके लिए कोई और दस्तावेजात सामने लेकर आते जो उन दस्तावेजात को गलत प्रूफ करते जो जेआईटी के अंदर थे। कोई इस तरह की बात होती तो फिर कहा जाता ना प्रॉपर प्रूफ है। आपको लगा कि वाकई में जेआईटी के रवैये को किया गया चैलेंज, या फिर जेआईटी के अंदर जो प्रूफ था उसको किया गया? देखिए, मुझे यूँ लगता है कि जब तक जेआईटी की तश्कील नहीं हुई थी तो हुकूमत को उम्मीद थी कि प्रोसिक्यूटर के पास, इस तगाज़े के पास इस किस्म की गवाही नहीं है, और इसलिए हुकूमत ने या जो हुक्मरान हैं उन्होंने जो दिल करता था वो कह दिया, वो ख़त लिख दिया और एक मन गढ़ंत कहानी बनाई गई। क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम को साबित करना बहुत मुश्किल है, ये पूरी दुनिया मानती है। लेकिन जेआईटी चूँकि बड़े माहिरीन पर मुश्तमिल थी, उन्होंने मेहनत से काम किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि जेआईटी ने बड़ी मेहनत से काम किया, और पूरी दुनिया से उन्होंने जो है वो एविडेंस इकट्ठी की, उनको कानूनी शक्ल दी। तो उसके बाद मैं समझता हूँ हुकूमत को चाहिए था कि देखती क्या ये वाकई केस लड़ सकते हैं। देखिए, कानून में हमेशा वकील जो है वो अपनी साइड को बताते हैं कि आप इस केस को लड़ नहीं सकते, आप ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें। अब कई लोग कह रहे हैं कि जैसे ही ये पनामा का इशू आया था उस दिन हुकूमत को चाहिए था कि असम्बली के अंदर कोई कमीशन बना देते, ख़ुद इसके चैम्पियन बन के कहते कि जनाब हम मुल्क में अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में हुकूमत को अपनी ताकत पर, जिस तरह वो मीडिया पर, जिस तरह वो दूसरे इदारों पर अपना कंट्रोल है उनका ख्याल ये था कि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे। और आज बड़ी बहस हो रही थी कि आज तक लाहौर के हुक्मरानों पर कभी ऐसी जद नहीं आई। उनका ख्याल ये था कि ये लोग जेआईटी वाले हों या अदालती निज़ाम हो, ये हमारे ख़िलाफ़ खड़ा नहीं हो सकेगा, हम मीडिया के ज़रिए एक तासुर फैलाएंगे और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो मेरे ख़्याल में जब ये केस का फ़ैसला होगा, तो मैं समझता हूँ शायद अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ज़रूर हो जाएगा, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पर है। जब ये केस का फ़ैसला होगा और इस केस को बड़ी अहमियत हासिल होगी। पाकिस्तान में बहुत दिनों बाद हुआ है कि जो लोग ताकत में हैं उनको अकाउंटेबिलिटी के ज़िम्मन में उनको पकड़ा गया है। ये भी एक बहुत बड़ी बहस है कि जनाब बताएं ना किस मिल से पैसा लिया था, किस ठेके से पैसा लिया था। बात यूँ है, जब एक हाकिम के पास, एक मजबूत आदमी के पास अपने ज़रायों से ज़्यादा दौलत होगी तो फिर इसको तसव्वुर किया जाएगा कि उसने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, क्योंकि इख्तियारात तो ताकतवर आदमी के पास होते हैं। दौलत से तो किसी को उनकी मसला नहीं था, बिल्कुल दौलत से उनकी मसला नहीं था किसी को। मसला तो ये था ना कि उसको प्रूव कर देते कि आप दस्तावेजात ले आए, मनी ट्रेल बता दें, कैसे गया कैसे नहीं गया वो बता दें। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ के बाद फिर ये भी बात करेंगे कि गवर्नमेंट की एक तो कोर्ट के अंदर क्या स्ट्रैटेजी थी उसके हवाले से बात की, लेकिन बाहर क्या स्ट्रैटेजी थी, यानी बाहर आके डाइस के ऊपर बात करना। उसके बाद फिर अगर कोई नेगेटिव जजमेंट आती है, ऐसी जजमेंट आती है जो कि खिलाफ हुकूमत के, फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी आफ्टर ब्रेक।
हम लोगों ने बात की इसकी कि गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी कोर्ट्स में क्या रही। अब ये बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी कोर्ट से बाहर क्या रही। खालिद साहब, ये कोर्ट से बाहर वाली स्ट्रैटेजी, अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कि इस्तीफ़ा नहीं देंगे। वो कहते हैं कि नाअहली का ज़रा सवाल कम पैदा होता है, उसके चांसेस ज़रा कम है, इसलिए इस्तीफ़ा देने वाली बात नहीं आएगी। दूसरी तरफ उनके बहुत सारे ऐसे करीबी दोस्त जो पहले किसी ज़माने में करीबी हुआ करते थे वो आजकल उनसे नाल आए हैं। वज़ीर आज़म साहब भी ज़रा उनसे खिंचे खिंचे रह रहे हैं। फिर चौधरी निसार साहब का मामला आ जाता है, वो भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की फिर स्ट्रैटेजी होगी क्या, जबकि गवर्नमेंट की यानी हुकूमती जमात के अंदर अपनी दरारें नज़र आना स्टार्ट हो गई? देखिए, मेरे ख्याल में अगले हफ्ते तक सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट का फ़ैसला आ जाएगा। और आज तमाम टेलीविज़न नेटवर्क पर जो बहस हो रही थी उस पर अमूमी तौर पर यही कहा जा रहा था कि इतने शवाहद के बाद कोर्ट के लिए शायद ये एक अब मजबूरी होगी कि वो वज़ीर आज़म को सादिक और अमीन के नाअहल करार दें, और बाकी तमाम जो केसेस हैं जिसमें झूठ बोला गया, जाली दस्तावेज़ें दी गई और जो दौलत है जिसका कोई ट्रेल नहीं मिल रहा, उसके ऊपर नैब में एक या कई केसेस चलेंगे। तो यानी ये हुकूमती पार्टी के लिए मामलात बहुत बिगड़ जाएंगे। अच्छा, जब आप हुकूमत में ताकतवर में होते हैं सब लोग आपके साथ खड़े होते हैं। पाकिस्तान की, मैंने पहले भी कई दफ़े कहा है, जो हमारी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये नज़रियाती पार्टियां नहीं हैं, ये मफाद परस्तों का एक टोला है। जैसे वो देखेंगे कि हुक्मरान कमज़ोर हुए हैं, आप देखेंगे कई और लोग भी जो हैं वो बिखरना शुरू हो जाएंगे। तो देखना ये होगा किस किस्म का फ़ैसला आता है। उस फैसले के बाद पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर लोगों का रवैया क्या होगा। क्या हुकूमत इस फैसले को रद्द कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एक क्या कहें चढ़ाई कर सकती है। हालात बड़े बदल गए हैं और मैं नहीं समझता कि इस केस में अवाम जो हैं वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत के साथ खड़े हैं, बल्कि मैं कहूँगा शायद वो उनके मुखालिफ भी नहीं हैं। वो चाहेंगे कि अदालत ने जो फ़ैसला दिया है उसके ऊपर अमल हो। मेरे ख़्याल में अगर हुकूमत ने ये कोशिश की कि वो फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करेंगे, उर्फ़ आम जिसे वो कहते हैं कि वो सियासी तौर पर शहीद बनने की कोशिश करेंगे, तो फिर हालात बहुत बिगड़ सकते हैं और हुकूमती पार्टी मेरे ख़्याल में उस सूरत में संभलेगी नहीं। हुकूमत के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये होगी कि वो फ़ैसले को तस्लीम करें, एक मुतबादल लीडरशिप, सही मानों में ये ना हो कि दिखावे की लीडरशिप हो, एक मुतबादल लीडरशिप सामने आए, वो मामला संभाले। जो इस वक्त हुक्मरान हैं वो अदालती मामलों को संभालें और मुतबादल लीडरशिप पार्टी को लेके आगे चले। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के पास जहाँ मुश्किलात हैं वो मौके भी हैं और हुकूमत के कई तरक्याती काम आहिस्ते आहिस्ते मुकम्मल हो रहे हैं। तो अगर हुकूमत ने एक मुतबादल लीडरशिप सामने ले आए, ख़ानदानी मुतबादल लीडरशिप ना हो, जेन्युइन लीडरशिप को सामने लाएं, पार्टी को जमहूरी अंदाज से चलाएं, तो हुकूमत के लिए मेरे ख़्याल में अभी भी एक मौका मौजूद है। वरना अगर मज़ाहमत की और तमाम इख्तियारात अपने पास रखे तो मैं समझता हूँ फिर मामलात बहुत बिगड़ सकते हैं और खेल जो है वो बिगड़ कर किसी और तरीके की तरफ जाएगा। वो 90 की दहाई की सुप्रीम कोर्ट हो, राइट। अब 90 की दहाई वाली सुप्रीम कोर्ट तो है, अब सुप्रीम कोर्ट है, खुद मुख्तार है, इसके लिए अवाम ने जो जिद्दोजहद की है आज़ादी अदलिया के लिए। उसके अलावा अगर ये कहा जाए, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब कल फरमा रहे थे कि जी मेरा इस्तेहसाल किया जा रहा है, एहतसाब नहीं हो रहा है, इस्तेहसाल हो रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी तो देखेंगे लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केस जाता है, वो नहीं माना जाता। यानी आपको लगता है कि ये बात की जा सकती है कि जी किसी ख़ानदान को टारगेट करने की बात हो रही है? हुकूमत ने तो यही एक स्ट्रेटजी अपनाई कि हम अपने आप को मजलूम बनाएंगे, कहेंगे ख़ास तौर पर हम पे ही फोकस किया जा रहा है। हमसे ज़्यादा तो पीपल्स पार्टी ने करप्शन की थी, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो रिट पटिशन थी उसे खारिज कर दिया। दूसरी तरफ हिजाजी साहब जो SCCP के चेयरमैन थे उनके ऊपर उन्होंने कहा जनाब मुकदमा चलाएँ। तो यानी सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक फ़ैसले कर रही है। गो के बहुत सारे सवालात हैं कि क्या एक मुकदमे का फ़ैसला होने से पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म हो जाएगी, क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान में दयानतदार लीडरशिप उभर कर आएगी, क्या वो लोग जिन्होंने 70 साल में
लूट मार की है, उनके कई बेशुमार मुकदमे नैब और दूसरी अदालतों में हैं। मुझे यूँ लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में इस दफ़े लिखेगी कि जनाब इस मुकदमे का फ़ैसला तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि दूसरे मुकदमात की तरफ भी देखा जाए और मुल्क में करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो एक सख्त रवैया अपनाया जाए। लेकिन ये देखने की बात है कि अगर हम ये समझ लें कि एक फ़ैसले की वजह से पाकिस्तान में आने वाली लीडरशिप दयानतदार होगी तो हम खुशफहमी का शिकार हैं। हमें मुल्क में दयानतदारी को फ़रोग़ देने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन ये फ़ैसला जो है यकीनन मैं समझता हूँ इस मसले में हमारी रहनुमाई करेगा। अच्छा, अब जनरली ये कहा जाता है कि हमारी सियासी जमातें इतना ज़्यादा इस चीज़ की आदी हो चुकी हैं करप्शन की कि अगर किसी की करप्शन खुलने लगे तो दूसरे की करप्शन ढूंढने लग जाती है। हमारे सुहेल इकबाल भट्टी साहब हैं, उन्होंने भी बताया कि अब जैसे जैसे चीज़ें सामने आने लगी हैं वैसे इस्लामाबाद के F सेक्टर के अंदर एक बंगला है, उसके अंदर बैठकर हुकूमती बहुत सारे लोग KP के हुकूमत की गलतियाँ निकालने के लिए बैठे हुए हैं कि उनकी कोई करप्शन पकड़ी जाए। तो ये पहले वो मिसाक जमहूरियत के बारे में कहा जाता था कि करप्शन के ऊपर तमाम का तमाम ब्लैंकेट डालने के लिए उसको सामने लेकर आया गया। ये रवैया हमारा कब तब्दील होगा कि एक की करप्शन जब सामने आने लगे तो वो दूसरे की करप्शन सामने लाने की बात करें? तमाम लोग पहले ही खोलकर बात करें, किसी करप्शन पहले ही छुपाने की क्या ज़रूरत है? आपने दुरुस्त कहा कि हुकूमत की ये पॉलिसी होनी चाहिए कि वो अपने फ़ैसलों में एक करप्शन फ्री माशरा कायम करने की कोशिश करें और जो आदमी भी खा उनका हो, मुखालफिन का हो, करप्शन में मुलव्वस होता है उसके साथ कार्रवाई करें। लेकिन देखिए ये अब चूँकि इनको एक ज़रब लगेगी, हुकूमती पार्टी को नुकसान पहुँचेगा, उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल तो बहुत होगा। कई लोग कहते हैं जजेस के ख़िलाफ़ मुकदमे बनेंगे, रिटायर्ड फ़ौजियों के ख़िलाफ़ मुकदमे बनेंगे। देखिए अपना इमरान खान साहब के बारे में पूरी हुकूमती पार्टी कोशिश करती है रोज़ उनके बारे में कोई ना कोई नई दरियाफ़त की जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात कोर्ट में दर्ज हैं शायद एक आधा फ़ैसला उनके बहुत सख्त ख़िलाफ़ आएगा। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मुकदमात की भी बात की जाएगी। तो एक लिहाज से अच्छा है अगर करप्शन के पीछे पूरी हुकूमत की तवज्जो होगी तो आवाम में एतमाद बैठेगा और आने वाले दिनों में जो नए लोग ताकत में आएंगे। देखिए जो आदमी हिजाजी साहब की आज बात देखेगा, हर सरकारी अफसर कहेगा कि यार मैं किसी के कहने पे क्यों गलती करूं, मैं ईमानदारी से काम करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे OSD बना देंगे, लेकिन कल को मुझे इस किस्म की खिफ़त तो नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो देखिए हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने माशरे को एक जदीद माशरे के तौर पे चलाना पड़ेगा जहाँ इस्लामी दयानतदारी के असूल जो हैं वो कार फरमा हों। हम कब तक जो है वो ताकत और हुकूमत को सिर्फ़ अपने मफाद हासिल करने का ज़रिया समझेंगे, ताकत का इस्तेमाल सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए करेंगे। अब वक्त आ गया है कि हम ताकत को और हुकूमत को लोगों की खिदमत का ज़रिया समझें और जो आदमी भी करप्शन करता है वो कितना बड़ा हो और उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और करप्शन को किसी नाम से छुपाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, जो आप बात कर रहे हैं वो तो बड़ी आइडियल है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो करप्शन का नाम निशान ही नहीं होगा। वो जाजी साहब वाली बात, अब डेफिनेटली जेल में जाने लगे। करप्शन पहले दस्तावेजात की टेम्परिंग की, उसके बाद अब जेल में जाने लगे तो बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस आ गई। हमारे यहाँ ये बड़ा एक आम रवैया बन गया है कि जब भी कोई अस्पताल की बात आ जाती है, जब भी जेल जाने की बात है तो। लेकिन लास्टली एंड वेरी क्विकली बिफोर आई रैप अप दिस सेगमेंट, ये लाइकली डिसीजंस की बात की जा रही है कि आने वाले फैसलों के अंदर से सबसे कम चीज़ ये होगी कि वो नैब को रेफरेंस कर दे इस केस का। पहले ही 28 केसेस खुले हुए हैं नवाज शरीफ साहब के और उनके जाने वालों के खिलाफ नैब के अंदर, या ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि डिस्क्वालिफिकेशन कर दी जाए। आपकी नज़र में दोनों फैसले क्या डायरेक्टली हिट करेंगे नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान को? देखिए ये तो अदालत की जुरिस्डिक्शन है, लेकिन जो अमूमी तौर पर आज बहस सुनी गई और जो अदालती ऑब्जर्वेशन थी उसको जहन में रखते हुए मुझे यूँ लगता है कि अदालत के पास इस वक्त बहुत ज़्यादा शवाहिद मौजूद हैं कि वो जो वज़ीर आज़म हैं उनको सादिक और अमीन कहलाने के नाअहल करार दे दें। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा उनके पास शवाहिद मौजूद हैं। बाकी जो गलत बयानी हुई है, जो झूठे कागजात पेश किए गए हैं, दौलत को छुपाया गया है, जो आपके पास एसेट्स हैं वो आपकी आमदनी से ज़्यादा हैं, मैं समझता हूँ इसमें जनाब वज़ीर आज़म
उनके जो अपने ख़ानदान और कुछ और लोग जो हैं, जैसे लोग इसहाक डार साहब का नाम भी ले रहे हैं, ये लोग भी इसमें डायरेक्टली मुलव्वस होंगे। और जब ये केस चलेगा नैब में, और शायद सुप्रीम कोर्ट नैब को भी पाबंद करे कि केस किस तरीके से नहीं कहूँगा कि इसकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट किया जाए, तो इसमें और लोगों के भी नाम आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग इस वक्त जो वफाकी हुकूमत में साहिब इक़्तिदार हैं, उनके लिए ख़तरे की और उनके रफ़्क़ा के लिए ख़तरे की एक बहुत बड़ी तलवार जो है वो लटकती हुई नज़र आ रही है। सही है खालिद साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना। डेफिनेटली शहर इख्तियार में कुछ सियासी हवा ऐसी पाई जा रही है, सियासी मौसम ऐसा पाया जा रहा है कि लग रहा है कि जैसे बड़े बड़े बुर्ज उलटने वाले हैं और इन बड़े बड़े बुर्जों के साथ कुछ करप्शन भी उलटने वाली है। लेकिन देखेंगे कि फैसला क्या है। जो फैसला महफूज किया गया क्या आया, उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन है जो कि मैक्सिमम सज़ा है, या फिर नैब को रेफर कर दिया जाएगा जो कि कह सकते हैं कि कम दर्जे की सज़ा होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आएगा तभी पता चलेगा। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी क्या क्या चैलेंजेस का सामना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं जो पाकिस्तान को अभी दरपेश हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान ने किस तरह से रिएक्ट करना है उस जारहियत पे जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे दिखाई जाती है। भारत की तरफ से भारत बाज नहीं आता और जिस तरीके से फायरिंग की जाती है, गोलाबारी की जाती है, सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जाती है, वो तमाम चीज़ें हमारे सामने है। खालिद साहब, ऐसे में वो पाकिस्तान आर्मी ने वीडियो रिलीज़ की है कि वहाँ की जो पोस्टें पाकिस्तान आर्मी ने तबाह की है क्योंकि वहाँ से जिस तरह से फायरिंग होती है। ये LOC पे जारहियत हो रही है, कश्मीरियों के ऊपर नॉन स्टॉप सितम ढाए जा रहे हैं। अब इंडिया को और पाकिस्तान को किस तरह से इस मसले को मिल बैठकर संभालना होगा, किस तरह से सॉल्व करना होगा? क्या इसी तरह LOC पे जारहियत जो है बर्दाश्त करते रहें, सिर्फ जवाब देते रहें? सियासी तौर पे इसका जवाब क्यों नहीं आता? नवाज शरीफ साहब से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो LOC की बात करें, लेकिन अक्सर जलसों के अंदर वो बात ही नहीं करते। आपने तो उसका देखिए, इस खित्ते में ताकत का एक नया तवाज़ुन उभर कर आ रहा है जिसमें ख़ुसूसन मगरबी एशिया में पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान, ईरान, रशिया, ये अमेरिका की निस्बत ज़्यादा क्रिटिकल मुल्क जो हैं ये शुमार होंगे। दूसरा, कश्मीरी अवाम ने अपनी आज़ादी के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। और तीसरी बात यह है कि अमरीकी अफवाज जो हैं वो अफ़गानिस्तान में नाकाम हो रही हैं। इनकी वजह से, इन वजूहात की वजह से हिंदुस्तान और अमेरिका और अफ़गानिस्तान मिलकर चाहते हैं कि इस खित्ते में मुसलसल एक गड़बड़ रहे, पाकिस्तान पे दबाव डाला जाए। हिंदुस्तान मुसलसल कोशिश करता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारे सिविलियन को नुकसान पहुंचाया जाए, हमारी अफवाज को नुकसान पहुंचाया जाए। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी दहशत गर्दी हो रही है वो, अब पहले हमारे अपने लोग बड़े मुलव्वस थे, अब चूँकि हमने ख़ुद इतना सफाया कर दिया है, अब सारी दहशत गर्दी का माखिज़ जो है, सोर्स जो है, वो हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने जिक्र किया कि कश्मीर की जो आज़ादी की तहरीक है वो कश्मीरी अपने जानों का नजराना देने के बावजूद इसके लिए पूरे तैयार खड़े हैं। गो कि दुनिया उनको इस वक्त मदद नहीं दे रही। लेकिन जो सबसे मैं समझता हूँ हौसला अफजा बात है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान ने मुसल्सल फायरिंग की, हमारे सिविलियन आबादी के लोगों को शहीद किया, फ़ौजियों को शहीद किया। हमने बहुत जुर्रत से इसका मुकाबला किया है। मुसलसल हम उनकी जारहियत का जवाब देते हैं और उनकी जाली वीडियोज़ के जवाब में हम असली वीडियोज़ दिखाते हैं जिसमें उनके बंकर तबाह हो रहे हैं, जिसमें उनके फ़ौजी जो हैं हलाक हो रहे हैं। पाकिस्तान मुसलसल कह रहा है हम इस खित्ते में अमन चाहते हैं, इस जारहियत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जो इस वक्त महदूद जारहियत है ये बढ़कर एक न्यूक्लियर जारहियत तक बढ़ सकती है। इसलिए आइए मिलकर बैठें। मैं आज आपके प्रोग्राम से पहले फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की ये स्टेटमेंट सुन रहा था और वो कोई पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं, और वो कह रहे थे कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान को चाहिए मिलकर बैठें। चीन ने मसालियत की पेशकश की है, ट्रंप ने मसालियत की पेशकश की है, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को चाहिए कि ये मशरक़ी सरहदों पर
जहरियत को ख़त्म कर कर मिल के बैठें और बातचीत शुरू करें, जो पाकिस्तान ने मुसलसल जिसके लिए अपनी रजामंदी का इजहार किया है। लेकिन हिंदुस्तान शायद ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई कमज़ोरी है, हम ताकत से घबरा जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिंदुस्तान की जहरियत का सरहदों पर और मुल्क के अंदर इतना अच्छा जवाब दिया है। इस वक्त देखें, बावजूद इसके कि चंद वाक़यात होते हैं, आज कराची में 2 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, चंद दिनों पहले कोयटा में SP शहीद हुए, पेशावर में शायद कुछ फ़ौजी शहीद हुए। इन तमाम जो चंद एक वाक़यात के बावजूद हमने मुल्क में अमूमी तौर पर दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। मैं कहीं पढ़ रहा था, एक वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ने कहा है कि पाकिस्तान में 95% शिद्दत में कमी वाक़या हुई है। दुनिया से जो इन्वेस्टर हैं या दुनिया से जो टूरिस्ट हैं या बिजनेसमैन जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो आपकी बात का जवाब ये है कि हमने इस तमाम हालात का मुकाबला किया है, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन इसका ख़ात्मा तभी होगा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलकर बैठेंगे, हम अमन की तरफ जाएंगे। और दूसरा, जैसे आपने कहा, हमें अब दुनिया को बताना चाहिए कि देखिए ये दहशतगर्दी का सारा जो मंबा है वो हिंदुस्तान थे और अफ़गानिस्तान थे। मुझे कई लोगों ने बताया, कई फ़ौजी दोस्तों ने बताया कि जब भी ये अमेरिकन सेनेटर्स आते हैं हम उनको ये तमाम शवाहद देते हैं कि उस इस बात की कमी है कि हमारी जो सियासी लीडरशिप है उसको खुलकर बताना चाहिए। हमारे अवाम दिलेर अवाम है, वो घबराएंगे नहीं ये सुनकर कि हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान मिलकर हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की मुहिम चला रहे हैं। उनको हौसला होगा क्योंकि वो पहले ही इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान का दबाव हम पर मुसलसल है। मदद की बात करें खालिद साहब, दहशतगर्दी के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, अब तो दुनिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारी मदद करे। बजाय ये कि मदद करने के अमेरिका ये कहता है कि जी आप हक्कानियों को सेफ हेवन ले रहे हैं, LAT को सेफ हेवन दे रहे हैं, उसके अलावा फिर कहते हैं कि हम आपको जो रीइंबर्समेंट करनी है, जो आपका खर्चा हुआ है वॉर ऑन टेररिज्म पर, वो भी मशरूत करते हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान को देख लें, वो बड़ा खैबर फोर के बारे में बड़ी वो बातें कर रहे हैं कि जी बड़ी नेगेटिव बातें कर रही हैं, बड़े कोई प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर एक जगह बोलते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है या पाकिस्तान से दहशतगर्दी फैल रही है, दूसरी जगह हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने लगते हैं तो उसको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। आए हमारे साथ मिलकर बैठे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़े, फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने गहरे पानियों में। बजाय ये कि बैठकर दूर से बैठकर पाकिस्तानियों को बोलते रहिए डू मोर, या आप इसको सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो अफगानिस्तान से पूछ लें वो कितनों को सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडिया से पूछ लें कितनी दहशतगर्दी फैला रहे हैं। आज बड़ा अच्छा हमारे एक पुराने रिटायर्ड एम्बेसडर हैं, उन्होंने अखबार में एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि जनाब दरअसल दहशतगर्दी तो अमेरिका, हिंदुस्तान और इजराइल मिलकर फैला रहा है। देखिए हमने अपना इलाका क्लियर कर दिया और ये बात अमेरिकन भी मानते हैं कि पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी तालिबान को अपने इलाके से निकाल दिया है और इन्होंने बड़े अच्छे ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं जनाब कि अब जैसे अफ़गानी कह रहे हैं कि जनाब हक्कानीज़ जो हैं वो तो कोयटा में है, लाहौर में है। अमेरिकन कहते हैं लश्कर तैयबा जो है वो पंजाब में है। वो चाहते ये हैं कि इतनी मुश्किल से जो हमने दहशतगर्दी से निजात हासिल की है, अब हम अंदरूनी तौर पर एक और जंग लड़ना शुरू कर दें। हम कोयटा में, पेशावर में, लाहौर में हक्कानियों को ढूंढते हुए कैंपों में जाकर लड़ाइयाँ शुरू कर दें। हम LAT को ढूंढते हुए मुरीदके में मसाजिद पर जो वो अपने मदारस चला रहे हैं उनके ख़िलाफ़ एक जंग शुरू कर दें। हमने दुनिया को कहा है कि हम अपने ख़ित्ते से किसी को दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे। हमने लश्कर तैयबा को कंट्रोल किया हुआ है, हम हक्कानियों को पाकिस्तान का बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे रहे। अगर आपने कुछ करना है तो आप अफ़गानिस्तान में अमन कायम करें, आप अफ़गानिस्तान में दाइश को शिकस्त दें, जो पाकिस्तानी तालिबान वहाँ मौजूद हैं, हम पे हमले कर रहे हैं, उन पे कंट्रोल करें। और दूसरा, आप ख़ुद कह रहे हैं कि 15 साल की जंग के बाद आप तालिबान को शिकस्त नहीं दे सके, तो आइए मिलकर बैठें और कोई मफाहमत की बात करें। पाकिस्तान का नज़रिया ये है कि अब वक्त आ गया है कि जो अफ़गानी तालिबान हैं, जो सही मानों में एक पश्तून सोसाइटी का हिस्सा है, उनको आप इक़्तिदार में शमूलियत दें,
उनको कोई उनको कोई एक सेफ पैसेज दें, कोई उम्मीद दें, और हम चाइना, रशिया, ईरान जो कि इस मामले में हमारा एक असर रसूख है, हम आपके साथ मिलकर बैठते हैं। मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान को बार बार ठीक है मिलकर बैठते हैं, अमेरिका की मिन्नतें करने के बजाय ब्रेक का वक्त हो गया। कल की तरफ जाऊंगी। इतना जरूर है कि पाकिस्तान से डूमोर का मुतालबा करने वाले जरा ये भी देख लें कि इराक के ऊपर आपने किस तहत चढ़ाई की थी, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात की थी, उसके बाद सारा का सारा पोल खुल गया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो उधर से मिले ही नहीं। ऐसे में इराकी गवर्नमेंट पाकिस्तान को सराह रही है कि मोसुल को लिबरेट कराने में पाकिस्तानियों का बड़ा हाथ है, पाकिस्तानियों ने बड़ी मदद की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ रहा है उसको बैक करने की बजाय उसको क्रैश करने की कोशिश की जाए, तो फिर ये वो वाली बात है कि दहशतगर्दी को फरोग देना। ये अफगानिस्तान, इंडिया, अमेरिका की तरफ से ये क्यों किया जा रहा है, या आप लोगों पे हम छोड़ते हैं कि ज़रा सोचिए कि क्यों किया जा रहा है। और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे सोशल हवाले से, पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक के हवाले से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ज़रा सोशल इश्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे बहुत सारे मसलों पर काबू पा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर करप्शन के हवाले से उसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस चल रहे हैं, बड़ी कामयाबी से चल रहे हैं, उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। वैसे ही अब हमारा तीसरा चैलेंज ये है कि अपने सोशल इश्यूज़ जो हैं, जो हमारे माशरे के अंदर मसले मसाइल हैं, उनको हल किया जाए ताकि हम अच्छा हेल्दी माशरा बनकर सामने आ सकें। और अच्छा हेल्दी माशरा बनना है तो डेफिनेटली बेसिक फैसिलिटीज़ तो देनी पड़ेंगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 8 से 28 तक बताई हुई हैं उनको तो देना पड़ेगा। खालिद साहब, ऐसे में बड़ी बेसिक फैसिलिटी है पानी, साफ़ पानी की फराहमी, यानी कोई पीने को साफ़ पानी तो कम से कम मौजूद हो। सिंध में पूरे पाकिस्तान की रिपोर्ट सामने आई है, सिंध के अंदर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा लो क्वालिटी पीने का पानी है, यानी सीवरेज का पानी मिला हुआ है। ऐसे में डिफरेंट बीमारियां आ रही हैं, फिर डिफरेंट बीमारियां आती है तो डेफिनेटली अस्पतालों की हालत सामने आ जाती है कि अस्पतालों की क्या हालत है, और बच्चे सबसे ज़्यादा इसका शिकार हो रहे हैं। आपने दुरुस्त कहा, जो एक पाकिस्तान की रिसर्च काउंसिल है जो पानी के ऊपर खुसूसन तवज्जो देती है, उनकी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था जिसमें उन्होंने ये अपनी राय दी हुई थी कि पूरे पाकिस्तान में पीने के पानी की हालत बड़ी पतली ख़राब है, लेकिन सिंध में खुसूसन सबसे ख़राब है। और सिंध का जो पानी लोग पीते हैं उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी जो इंसानी फुजला है वो उसमें शामिल होता है। उसकी वजह से कॉलरा फैलता है, हैज़ा फैलता है, पेट की बीमारियां फैलती है। लेकिन 10 साल से सिंध में एक पार्टी की हुकूमत है और वो अपने आप को सिंध की जो है वारिस समझती है, लेकिन जब बात आती है असल में लोगों की सहूलियात की बात करने की तो वहाँ पर हमारी कारकर्दगी बड़ी कमज़ोर है। तो मेरे ख़्याल में हमें हुकूमत सिंध को याद कराना चाहिए कि इस मसले पर उनकी तवज्जो होनी चाहिए और वो पाबंद हैं कि सिंध के लोगों को बुनियादी सहूलतें दें जिससे उनकी ज़िंदगी का मेयार बेहतर हो। खालिद साहब, वो क्या बुनियादी सहूलतें देने की बात तो तब आती है ना जब कोई ध्यान हो, यानी कराची की तरफ देख लीजिए, सिंध के जनरल जगह पर देख लीजिए। मुझे याद है जरदारी साहब ने आरओ प्लांट्स का इफ्तिताह किया था, वो अब प्लांट्स का क्या हाल बना हुआ है थर के अंदर, आज भी हमें कहत साली नज़र आ रही है। फिर कराची के बड़े शहर, अगर आप दारुल हुकूमत की बात कर लें, वो कैपिटल की बात कर लें, सूबाई कैपिटल की, तो फिर भी यही चीज़ सामने आती है, वहाँ पानी नहीं है, तो फिर छोटे शहरों में कहाँ से पानी लाएंगे? दुरुस्त का आपने, बुनियादी सहूलतें जो हैं पाकिस्तान में उसके ऊपर हुकूमत की तवज्जो नहीं है। और बुनियादी सहूलतों में पानी की सहूलत है, सैनिटेशन यानी पानी जो आपका सीवरेज पानी है वो घर से निकल के बाहर जाए, साफ़ हो के जो वो नदी नालों में गिरे। फिर बुनियादी जो तालीम है उसका मेयार बेहतर होना चाहिए, बुनियादी सेहत की जो वसाइल हैं वो बेहतर होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो बुनियादी कानून की हुक्मरानी है, गली मोहल्ले में एक गरीब आदमी के जो हक़ हैं वो जो हैं उसको मिलने चाहिए। और मैं इस पिछले जो मेरे ख्याल हफ्ता गुजरा है उसमें 3-4 ऐसे वाक़यात पड़े हैं जिसमें बेचारी घरों में काम करने वाली जो खादमाएँ हैं, जिनको उर्फ़ आम हम सर्वेंट्स कहते हैं, उनको कभी कोई वकील मार रहा है, कभी कोई जज मार रहा है। और हाल ही में चंद एक दो बच्चियाँ थी जिनको
ख़वातीन MPs ने मारा है। और फिर आप देखें गली मोहल्ले में कोई लड़की किसी लड़के से बात करती हुई नज़र आती है तो उसको खंजर से उसका गला काट दिया जाता है। तो बुनियादी सहूलतों के साथ साथ आज ही वो लड़के और लड़की को ऑनर के हुक्मरानी की तब बात करनी है, तो हमें लोग बुनियादी कानून की हुक्मरानी की भी बात करनी है। यहाँ हमें लोगों को ये सिखाना होगा कि जनाब आपके जो नज़रियात हैं अपनी जगह पर, कानून को आप हाथ में नहीं ले सकते, शिकायत है कानून के पास जाएं और कानून का फ़र्ज़ है कि वो लोगों की जो है वो दादरसी करे। हर आदमी अपनी मर्ज़ी से, मैं पढ़ रहा था सियालकोट में चंद ख़वातीन थी जो कोई चीज़ चुरा रही थी, उनको ट्रेडर्स ने पकड़कर मारना शुरू कर दिया, उनको ज़िल्लत उनकी बेइज्जती शुरू कर दी। तो देखिए हमें माशरे में बुनियादी सहूलतों के साथ साथ उसके अंदर से जो बुजुर्ग थे, बारिश थे, उनसे कम से कम ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था कि वो खवातीन को इस तरह से हाथ लगा के जुल्म का निशाना बनाए। ठीक है उन्होंने चोरी की थी, आप जाके पुलिस को पकड़वा दें, पुलिस जाने वो जाने, उनके ऊपर FIR कटवा दीजिए, ठीक है। लेकिन ये कानून को हाथ में लेने वाली जो आदत बन गई है पाकिस्तानियों की, इससे ऐसा लगता है जैसे ना टॉलरेंस कुछ कम हो गई है। अब टॉलरेंस कैसे बढ़ेगी जब हुकूमत को बेसिक फैसिलिटीज़ फराहम करेगी, कुछ अवाम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फील करेंगे। एक विशियस सर्कल बन गया है, हुकूमत फैसिलिटी नहीं फराहम करती, अवाम अपनी जो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको नहीं देखते कि उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है। ये इस विशियस सर्कल को तोड़ें कैसे? देखिए आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। सबसे पहले तो जो आपने सियालकोट वाले वाक़े का जिक्र किया, इस्लाम हमें इतने दर्जे की हमदर्दी और इंसान दोस्ती समझाता है कि अगर हम उसके असूलों में कारबंद हों तो शायद हम किसी के ऊपर अपना हाथ नहीं उठा सकते। लेकिन उसका जो जदीद हमने हल सोचना है वो, जैसे आपने कहा कि बुनियादी सहूलतें दें और फिर कानून की हुक्मरानी हो। मुझे मालूम हो मैं अगर ट्रैफिक की वायलेशन करूँगा मेरा चलान होगा, मैं अगर नौकर पे हाथ उठाऊँगा मुझे कोर्ट में सज़ा होगी, और इसका अमली नमूना दें। और हुकूमत जो हुकूमती अहदेदारान हैं वो इसका प्रचार करें, वो उनकी तकरीरों में जिक्र हो कि जनाब जो हर आदमी को उसका हक दें, आप किसी के साथ ज़्यादती ना करें। एक ये अगर एक ये इज्तिमाई मेजॉरिटी इस्लामिक कंट्री है, हमें दूसरी अक़लियतियों को उनके हक देने पड़ेंगे। जो मेजॉरिटी व्यू से डिफ़र करता है हमें उसकी बात सुननी पड़ेगी। हमें इस माशरे को, जैसे आपने कहा, और ज़्यादा टॉलरेंट, एक इंसान दोस्ती हमदर्दी रखने वाला और एक दूसरे के साथ इख्तलाफ को बर्दाश्त करने वाला माशरा बनाना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को गुंजाइश दें, और मैं हर दफ़े कहता हूँ उसके लिए बड़ी ज़रूरी है कि आप अपनी सकाफ़त को फ़रोग़ दें। आप जो सूफियाना कलाम है, जो ड्रामा, म्यूज़िक, फ़िल्म, इसके ज़रिए माशरे में एक नरमी वाला माहौल पैदा करें। आप जब तक लोगों को गुंजाइश नहीं देंगे, इस्लाम की सही तालीम लोगों तक नहीं पहुँचाएँगे, तो तमाम तर तरक्की के बावजूद हम एक दूसरे के गले काटेंगे, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में बम चलाएँगे। देखें पूरी इस्लामी दुनिया का आज नक्शा देख लें, आज पूरी इस्लामी दुनिया मिलकर एक दूसरे का गला काट रही है। डरे उस वक्त से जबकि हमारे माशरे में एक तफरीक और तशद्दुद शुरू हो जाएगा, हमें रहने की जगह नहीं मिलेगी। आज इराक़ का हाल देख लें, शाम का हाल देख लें, आज लीबिया का हाल देख लें, दूसरी इस्लामी मुल्क भी आज इसकी जद में हैं। जब तक हम अपने अंदर एक नरमी, एक शफ़क़त वाला, एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाला और अपने नज़रियात को दूसरों पर मुसल्लत न करने की जो सोच है वो पैदा नहीं करेंगे, मुझे ये खौफ है कि इस तमाम तरक्की के बावजूद हम एक तबाही के रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। तो आइए अपने अंदर एक बेइंतहा जो है वो एक हमदर्दी, बर्दाश्त, दूसरों को जगह देना और कमज़ोर आदमी को उसका मुकाम देना और मसलों को शफ़क़त के ज़रिए संभालने का जो है हल करने की एक तरतीब दें। और इसमें हमारे लीडरशिप को जो है और हमारी मजहबी जो लीडर हैं और हमारे मीडिया को बहुत किरदार अदा करना पड़ेगा। सही, ठीक है। चल खालिद मकबूल साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमारे शो में। इतना ज़रूर है कि जिस विशेष सर्कल की मैं बात कर रही हूँ ये टूटने का नाम नहीं ले रहा। यानी हुक्मरान अगर कोई करप्शन करती हैं, वो जिस तरीके से चीज़ें पकड़ी जाती हैं उसके बाद फिर सामने आती है तो उसको कोशिश करते हैं छुपाने की, कवर अप करने की।
खालिद साहब क्विकली ये भी बता दीजिएगा, ये कवर अप करना यानी हदीस है, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हमारे पिछले जो कौमें हैं उनके ऊपर अजाब बेसिकली इसीलिए आया कि अमीर के लिए कानून कुछ और, गरीब के लिए कानून कुछ और, तो यहाँ भी तो वही हो रहा है। क्विकली कर दीजिएगा फिर मैं रैप अप की तरफ जाऊँ। जहाँ ये आपने दुरुस्त कहा, इस वक्त जो ख़ास तौर पर हुकूमती इदारे जो ये तासुर दे रहे हैं कि जनाब चूँकि हम लोगों के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं, देखिए हमने आपके लिए सड़कें बनाई हैं, लिहाजा ये हम पर एतराज़ नहीं हो सकता, हम इससे मुबर्रा हैं। देखिए जदीद रियासत जो है उसकी जो लीडरशिप है, खा वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप हो, वो मिलिट्री लीडरशिप हो, उनको तमाम कवानीन पर जो लीगल कवानीन भी हैं और अखलाकी कवानीन भी जो हैं उन पर पूरा उतरना होगा। जिसका कहने का मतलब ये है आप ₹1 की करप्शन करें, अब अखलाकी तौर पर अपनी सर्वेंट के साथ ज़्यादती करें, अब अखलाकी तौर पर आपके दफ्तर में कोई खातून काम करती थी उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट करें, आप हुक्मरानी करने के या आप अपने काम में रहने के यू आर नो लॉन्गर एलिजिबल, यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, कानून आपके खिलाफ हरकत में आएगा। हमें इस जदीद रियासती नज़रिए को अपनाना पड़ेगा। ये जो वडेरा इज़म थी कि चूँकि मैं ताकतवर हूँ, मैं आपको रोटी देता हूँ, आपकी मस्जिद का निज़ाम संभालता हूँ, आपके बच्चों की शादी करवाता हूँ, लिहाजा मैं मुबर्रा हूँ, मैं अब मनमानी कर सकता हूँ। पाकिस्तान को इस सोच से हटकर वो सोच अपनानी पड़ेगी जिसमें हर लीडर जो है वो 100% कानून के मुताबिक हुक्मरानी करता है, हर साल अपना टैक्स अदा करता है और हर बात पर उसकी बाज़पुरस हो सकती है, उसमें वो क्लीन है। तो एंजेला मर्केल की तरह वो 14 और 16 साल मुल्क का जो है वो चांसलर बनने का हकदार रह सकता है, सरबरा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। इतना ज़रूर है कि ये वही वाली बात कि इंसाफ सबके लिए एक जैसा हो तो फिर मुल्क के अंदर या किसी भी जगह पर एक डिस्टर्बेंस नहीं पाई जाती, एक डेस्परेशन नहीं पाई जाती अवाम के अंदर कि आया अगर कोई शख्सियत को करप्शन करे, कोई गलती करे तो क्या उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या उसकी पकड़ होगी या नहीं होगी। और जब ये सवाल नहीं आता तो फिर हर शहरी का पूरा भरोसा होता है इंसाफ के निज़ाम पर, हर शहरी का पूरा भरोसा होता है कि अगर टॉप से लेकर बॉटम तक कोई भी गड़बड़ होगी तो फिर उस गड़बड़ को पकड़ा जा सकेगा। इसी बुनियाद पर कौमें बनती हैं, इसी बुनियाद पर कौमें आगे जाती हैं, इसी बुनियाद पर अमन व अमान कायम होता है। और ये चीज़ अगर मुल्क में कायम हो जाए तो फिर ये जो छोटी मोटी सोशल इश्यूज़ और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स दोनों हल हो सकते हैं। हमारे आज के शो से इतना ही, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ज़ेरे बहस के नाम से फेसबुक, ट्विटर दोनों पर मौजूद हैं। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़।